हिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन पर, किसान आंदोलन की दशा और दिशा पर। किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है, सरकार उसको किस तरह से हैंडल कर रही है, इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी। आप जानते हैं कि सोमपाल शास्त्री जी अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सदस्य थे। वो कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें कृषि का भी के एक्सपर्ट के तौर पे जाना जाता है। तो वो खेती भी समझते हैं, किसानों का आंदोलन भी समझते हैं, सरकार को भी समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी समझते हैं, क्योंकि लंबे समय तक उससे जुड़े रहे हैं। तो आज किसान आंदोलन को समझने के लिए मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। सोमपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं, आज जिस मुकाम पर किसान आंदोलन खड़ा है उसे आप किस तरह जाते देख रहे हैं, उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसका आकलन आप किस तरह से करेंगे? प्रोफेसर मुकेश जी, जहाँ तक किसान आंदोलन के स्वरूप का सवाल है, आपके ध्यान होगा, और ये बात हम पहले भी चर्चित कर चुके हैं कई बार, कि प्रारंभ में तो इसका जो न्यूक्लियस आया था वो पंजाब ने सप्लाई किया था। और पंजाब में ख़ास बात ये रही कि ये किसी जैसे, क्योंकि देश तो जातियों में बटा हुआ है, तो पंजाब के किसी भी जाति का किसान हो, चाहे वो कमोह सिख है, चाहे जाट सिख है, चाहे सैनी सिख है, या राजपूत सिख है, या गुजर सिख है, तो मुख्यतः सिख और जो दूसरे भी थे, तो पंजाब में पहली बार ये समग्र किसान वर्ग का आंदोलन बनकर उभरा। और शुरू में, जैसे मैंने कहा, कि जो इसकी मुख्य भूमिका अदा की और प्रारंभ किया वो पंजाब ने, परंतु उसके बाद हरियाणा से इसको समर्थन मिलना शुरू हुआ, और हरियाणा में भी ये पूरे में व्याप्त हो गया। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें बहुत थोड़ी थी। शुरू में जब श्री राकेश टिकैत आए तो उनके साथ कुछ 100, 500, 700 लोग मुश्किल से होंगे, और ये बात होती रही, कोई बहुत बड़ी संख्या हुई भी नहीं। गाजीपुर बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद जनपद में, उसमें जो किसानों की संख्या थी उसमें भी ज्यादा या तो लोकल नोएडा वगैरह के दूसरे किसान थे, या अधिकांश बरेली, पीलीभीत और नैनीताल, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जो सिख किसान हैं, सेटलर्स हैं तराई के क्षेत्र में, उनकी संख्या अधिक थी उसमें। 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड की बात हुई वो अभूतपूर्व हुई। हालांकि मीडिया ने, तो जो परेड थी पूरी शांतिपूर्ण रही, पर जितनी बड़ी संख्या में उसमें ट्रैक्टरों ने और लोगों ने भाग लिया, किसानों ने, उसको मुख्य मीडिया ने नहीं दिखाया, जो कि आजकल बहुत दिनों से हो रहा है, एक पक्षीय और सरकार की तरफ से बात करते हैं। परंतु 26 को जो घटना हुई लाल किले पर, अब उसमें तरह तरह की शंकाएं प्रकट की जा रही हैं कि वो जो अराजक तत्वों ने किया, या किसी तरह से वो सत्ता पक्ष ने इंजीनियर कराया, उसकी ठीक सूचना किसी के पास नहीं है, तो इसलिए उसमें जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं, हम निर्णय से नहीं कह सकते। परंतु जो घटना 28 को हुई, जिस समय राकेश टिकैत तैयारी कर रहे थे समर्पण करने की, सरेंडर करने की, और वहाँ के जो जनपद के अधिकारी थे, पुलिस के भी, और जो वहाँ के डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश, तो उन दोनों से वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, केवल मुझे एक बात मेरी मान लीजिए कि मेरे जो सहयोगी साथी आए हुए हैं, ये जब अपने घरों को वापस जाए तो इनके साथ कोई रास्ते में ज्यादती नहीं हो, इनको सुरक्षित घर पहुंचने दिया जाए, इतनी भर मांग वो कर रहे थे। उसके ऊपर अचानक वहाँ के कोई बीजेपी के, सुना है लोनी के, वैसे तो मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, उस आदमी की छवि जैसी है, उसमें वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने आकर जो वहाँ बदमजगी की और तरह तरह के अपशब्द कहे और हथियारबंद लोगों को लेकर आ गए, तो एकदम अचानक राकेश को पता नहीं मन में क्या लगा। लोग तो कह रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, निर्णय से नहीं, पर एक आकस्मिक उनको कुछ हुआ, तो कुछ ईश्वरीय ऐसा विधान हुआ कि वो चढ़े और भागकर स्टेज पर उन्होंने अपनी दुखड़ा रोया, और जो वो रोए,
तो लोगों में उसके प्रति सहानुभूति हुई और अचानक उफान आ गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान राजनीति में, और जितनी बड़ी संख्या टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर बैठी थी, लगभग उतनी ही बड़ी संख्या या हो सकता है उससे भी बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर पर लोग रात भर में जमा हो गए। और आप गाजीपुर जानते हैं बॉर्डर। मेरा क्षेत्र तो जी बागपत है, और ये मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, तो वहां से जो रात भर ट्रैक्टर चले हैं और उनकी जो लाइन ही नहीं टूटी, तो इतनी भारी भीड़ हो गई, तो इसका सारा स्वरूप बदल गया। और हरियाणा में खास तौर से वहाँ के किसानों में, उसमें भी जाट कम्युनिटी में एक नया जोश भरा। तो परसों की जो रैली हुई कंडेला खाप की, चौधरी टेकचंद वहाँ के बहुत प्रभावशाली खाप नेता हैं, और जिस प्रकार का स्वागत हुआ टिकैत का और जिस प्रकार से वहाँ लोगों ने जोश दिखाया, और अब दूसरे भी प्रदेशों में ये बात फैल रही है। तो जी एक बात तो निश्चित हो गई कि पूरे भारत के आम किसान के मन में ये बात घर कर गई है कि वर्तमान सत्ताधारी दल केंद्र में बैठा हुआ वे किसान के विरोध में है, और किसानों का जो आंदोलन शुरू में पंजाब तक सीमित था, अब वो पूरे भारत में फैल गया है, और जी। उसका तो सरकार के ऊपर निश्चित रूप से दबाव पड़ रहा है। मुझे कुछ जो मित्र तो हैं वहाँ पुराने, मैं क्योंकि उस दल में रहा हूँ जी और महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ, तो वहां से भी जो सूचनाएं मिल रही है, सरकार के ऊपर ये दबाव तो है, तो कुछ ना कुछ किसानों का उनको करना पड़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो सोमपाल जी, टिकैत के आंसू ने इस आंदोलन को एक नया मोमेंटम दे दिया, एक नई गति दे जी, दी, एक ताकत दे दी। जी, जो जी, राकेश टिकैत पहले संदिग्ध माने जा रहे थे, जिनकी जी, विश्वसनीयता बहुत कम थी, और ये जी, माना कि आगे पीछे जाकर वो सरकार जी, से समझौता करके सबोटाज करेंगे इस आंदोलन का, अब जी। के हीरो बन गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राकेश टिकैत का नया अवतार है, ये इस आंदोलन को कितनी ऊर्जा दे रहा है, और ये अगर राकेश टिकैत का अपना व्यक्तित्व कहीं उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, तो आगे चलकर कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है आंदोलन? नहीं, देखिए, अब तो एक कोई बहुत अच्छा शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, अगर अब वो कुछ और करते हैं तो दुकान बंद करने की बात करेंगे, बहुत निराशा होगी और फिर कभी उनके ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो अब तो जो है सो है। पहले उनके बारे में जो संदेह किए जा रहे थे, वो कितने वैध थे, कितने अवैध थे, कितने जायज थे, कितने नाजायज थे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। परंतु ये बात सही है कि जो दूसरे किसान आंदोलन करने वाले नेता हैं, मेरा भी उन लोगों से संपर्क है, तो उनके विषय में संदेह तो सब प्रकट कर रहे थे। परंतु इस घटना के बाद तो अब उनको, एक आपके याद होगा वो, आपने एक सिनेमा पिक्चर आई थी पहले गाइड करके, जी जी जिसमें देवानंद उसके हीरो थे, जी, और वो वहीदा रहमान। सन्यासी बन के उन्होंने जबरदस्ती भूख हड़ताल कर दी, और उनको किसी ने शोर मचा दिया कि वो जब तक अनशन करेंगे, तो वैसी स्थिति टिकैत की अब हो गई है, उस पे वो वापस नहीं जा पाएंगे। तो कुछ भी हुआ हो, अकस्मात हुआ हो, भाग्य से हुआ हो, कैसे हुआ हो, पर अब उस पे वापस मुड़ेंगे वो, ये अब संभव नहीं लगता मुझे। जी। अभी जो चर्चाएं चल रही उसमें राकेश टिकैत की उस भूमिका की भी बातचीत हो रही जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने की थी, एक कम्युनल पॉलिटिक्स जो पूरे इस जाट लैंड में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में हो रही थी, और उसमें उन्होंने बीजेपी के साथ खड़े भी हो गए थे। तो ये एक जो संबंध उनका रहा है, वो आपको लगता है कि इस आंदोलन में दोबारा से प्रभाव डाल सकता है या नहीं, अब वो अतीत है जो खत्म हो चुका है? उसको अंग्रेजी में कहें ना, तो वो जो आपने कहा ना नया अवतार हुआ, इंग्लिश में वो कहते हैं ही हैज रीडिस्कवर्ड हिमसेल्फ। तो उसका एक दोबारा अपना स्वरूप उसने खोजा है। और महेंद्र सिंह टिकैत जो इनके पिता थे, तो उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अंतरंग जानता था। आप भी शायद कभी हमारे साथ सिसौली गए हों, पर अपने कई मित्र तो गए थे, वीरेंद्र सेंगर और दूसरे लोग। जी उन्होंने एक बात हमेशा रखी कि वो अपना अराजनैतिक जो स्वरूप था, उसको उन्होंने कभी उससे समझौता नहीं किया। वो डट कर कहते थे मेरा तो ये मंच अराजनैतिक है। मुझे एक घटना याद है 1987-88 की, मेरठ के कमिश्नरी के कंपाउंड में उन्होंने बहुत बड़ा धरना दिया था, आपके ध्यान होगा, महीने भर से भी जी ज्यादा जी जी, चला था वो बिजली के बिल्कुल। मसले के ऊपर। तो उस समय मुझे सूचना मिली थी मेरी माताजी के माध्यम से, क्योंकि मेरी
माता जी के मामा थे सिसौली में एक बड़े परिवार में, तो इस नाते वो महेंद्र सिंह मेरी मदर को बुआ बोला करते थे, फूफी। तो उनके माध्यम से सूचना भिजवाई कि मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को लेकर उनके धरने पर जाऊं। तो मैं लेकर गया भी, और वहां हमने देखा तो बहुत जिद की उन्होंने कि आप जाकर ऊपर भाषण दें वीपी सिंह साहब को, राजा साहब आप जाइए। तो हमने कहा कि नहीं, आपका मंच अराजनैतिक है, हम इसकी पवित्रता को भंग नहीं करेंगे। और वीपी सिंह जी ने बहुत आग्रह के बावजूद भी मंच पर चढ़कर स्पीच नहीं की। वैसे किसानों में घूमे, बैठे, 2-3 घंटा हम लोग रहे वहां पे। तो मैंने ये घटना आपको इसलिए बताई कि महेंद्र सिंह टिकैत को ये रहा हमेशा कि वो शुद्ध किसान के मुद्दे के ऊपर अपने संगठन को बनाए रखे। हाँ, छोटा मोटा जहाँ उनकी सहानुभूति थी, कहीं किसी व्यक्ति को उसको आधार बनाया। और उनके समय में भी जहाँ तक मुझे याद है, शायद राकेश ने एक आध बार चुनाव लड़ने का प्रयास किया, पर राजनीतिक इनके कोई बात इंडिपेंडेंट बनी नहीं। हालांकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी है, ऐसा सब लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। परंतु अब पीछे जो इन्होंने किया था, वो भी संभवतः इसलिए किया था कि किसान यूनियन के नाते, महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार के होने के नाते, बालायन खाप के और सर्व खाप पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते इनके परिवार के, हालांकि औपचारिक रूप से तो इनके बड़े भाई हैं नरेश टिकैत जी अध्यक्ष, जी तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही। तो उस समय जब बीजेपी की लहर आई, तो उसमें इन्होंने भी सोचा कि कहीं कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, तो जी उनके साथ मिले। और इनके जो सेक्युलर इमेज थी, वो संप्रदाय के विरोध में पंथ निरपेक्ष जो इनकी इमेज थी, जो छवि थी, उससे उसको नुकसान पहुंचा। आपके ये भी याद होगा कि उस समय मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक था और मुझे मुलायम सिंह जी के आग्रह पर मैंने उनकी पार्टी का प्रत्याशी बनना स्वीकार किया था। जी जी परंतु जब सांप्रदायिक विद्वेष की वो घटनाएं हुई, तो मैं भी अंदर से इतना व्यथित हुआ, मैंने प्रयास किया उनको कहने का कि कुछ लोगों के खिलाफ तो निरपराध लोगों के पुलिस कार्रवाई कर रही बिना सोचे समझे, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के वो लोग जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, और तो और हमारी अपनी बिरादरी के जो जाट मुसलमान थे, जब वो जी भी अपना घर छोड़कर भाग रहे थे, तो मैंने बहुत कोशिश की और मुलायम सिंह ने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उनके पार्टी के प्रत्याशी होने से अपना इस्तीफा लिख कर भेज दिया था। वो पत्र मेरे पास मौजूद है। तो जी उससे मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ इस बात का कि इन्होंने वो जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, तो इनकी वो पंथ निरपेक्षता की छवि को बहुत धक्का लगा था। और इस घटना से आकस्मिक इन्होंने अपने आप को वहीं वापस पहुंच गए जहां कभी महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे। आज उनका स्थान ले लिया। अब जी इसको ये मैं कितना यहीं पर सस्टेन एक कर सवाल पाएंगे, ये करना चाहता बात। हूँ, यहीं एक जी, सवाल करना चाहता हूँ सोमपाल जी की जो दरार जी, गई थी मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी। सांप्रदायिक, क्या इस किसान आंदोलन ने उसको पाट दिया है? अब दोनों कम्युनिटी क्या एकजुट होकर इस किसान आंदोलन में हिस्सेदारी कर रही हैं? जी हाँ, अब तो जो जो मेरे पास अभी समाचार आ रहे हैं लगातार, उसमें हुआ है, क्योंकि बड़ौत में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में और दूसरे स्थानों पर जो पंचायतें हुई हैं, उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के कृषक लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और वो समरसता पुनः स्थापित हुई है। ये एक सुखद बात है कि उस वर्ग के लिए जिसको बांटकर राजनीति में इस्तेमाल किया जाता था, जातियों में, धर्मों में, तो वो जो एकता है उसका पुनः प्रदर्शन हुआ है। निश्चित रूप से उसकी एविडेंस मिली है। जी सोमपाल जी, ये बताएं कि आपने अभी जिक्र भी किया कि जगह जगह पंचायतें, महापंचायतें हो रही हैं, तो ये जी। महापंचायतों और पंचायतों का रोल कितना महत्वपूर्ण है इस किसान आंदोलन में? हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि वो इसको कितनी ताकत दे रही हैं और कितना इसका राजनीतिक असर भी हमें आगे चल के देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि खाप पंचायतों की बड़ी प्राचीन प्रणाली है भारत में, और मेरे पिताश्री तो इसके पुरोधाओं में से रहे हैं। वर्तमान युग में 48-49 के बाद सर्वखाप पंचायत प्रणाली को दोबारा जीवित करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और जो सबसे पहली सर्वखाप पंचायत सोरम में बुलाई थी, उसमें आप आश्चर्य करेंगे कि गुजरों की 84 गांव की जो कलसियान खाप है, तो उसके जो अध्यक्ष थे चौधरी जवान सिंह, चौधरी हुकम सिंह जी जो मंत्री होते थे, उनके वो नाना थे शायद, उनसे हम्म, अध्यक्षता करवाई थी। और उसमें सभी बिरादरियों को सम्मिलित किया था, जो इसका प्राचीन स्वरूप था।
तो इनकी भूमिका तो रही है, परंतु खाप पंचायत राजनीति में सीधे सीधे नहीं आते थे। कहीं कहीं गोत्र वगैरह की बात करने में, जैसे मैंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का भी चर्चा किया, वो अपनी भूमिका अदा करते थे, पर वो एक थोड़ी सी कहीं कहीं सीमांत भूमिका अदा करते थे, कुछ वोटें जोड़ने की या काटने की। परंतु जहां तक वर्तमान सवाल है, ये किसानों का सवाल है, इसमें किसानों के अंदर पुनर्जागरण करने के लिए, जागृति लाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका है इन खाप पंचायतों की। उसका आपको समाचार मिल भी रहे होंगे, खासतौर से हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जी जिस दिन से ये घटना हुई है लोनी वाली, तो और गुर्जर समुदाय के किसान भी अपने आप को इसके साथ संबद्ध करने में आगे आए हैं। आज मैंने कई लोगों के वक्तव्य पढ़े, उन्हें भी लगा कि भाई जहाँ तक किसान का सवाल है तो हम सबको शामिल हो जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से राजनीति के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, खासतौर से आगामी 2022 का जो चुनाव यूपी में आएगा, उसमें किसान यदि एकजुट होता है और कोई पार्टी इसमें अग्रणी भूमिका अदा करना चाहती है तो उसको उसका लाभ मिलेगा। विडंबना ये है प्रोफेसर मुकेश जी कि आज विपक्ष बिल्कुल ध्वस्त हुआ पड़ा है। यानी आप उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं, मुख्यतः जब भी नाम लेते हैं तो लोकदल आता है पश्चिमी यूपी के संदर्भ में, फिर भारतीय वो बहुजन समाज पार्टी आती है और समाजवादी पार्टी। तीनों को जिस तरह की आगे बढ़कर भूमिका अदा करनी चाहिए थी, उस तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो तो है कि जो राष्ट्रीय दल है, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा दल भारत का माना जाता था अब तक, कांग्रेस, वो बिल्कुल शांत बैठा। राहुल जी या उनके कुछ नेता वक्तव्य दे दें वो अलग बात है, परंतु जी ग्रास रूट के ऊपर जो आज मौका उनको मिला है, उसका लाभ लेने के लिए वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। इससे लोग जो हैं अंदर अंदर बहुत चिंतित हैं। खास जी तौर से मैं अल्पसंख्यक समुदाय की बात आपको करता हूँ। वो जिन जिन इन क्षेत्रीय दलों के साथ लगे हैं, उनसे लगा कि हमें उन्होंने इस्तेमाल तो किया और किया कुछ नहीं। जैसे मैंने 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों की बात कही, उस समय जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुआ, सत्ता में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई। तो वो अब दोबारा ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय दल खासतौर से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, पर कांग्रेस उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, पहल नहीं ले रही है। ये एक भारतीय राजनीति की विडंबना है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं पर पूरे देश के जी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। जी मेरा ये सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि ये किसान आंदोलन अब राष्ट्रीय स्वरूप अख्तियार कर चुका है, जबकि केंद्र जी सरकार अभी भी कह रही है कि ये एक छोटे से समूह का आंदोलन है। अभी कल जो विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्वीट हो रहे थे, उनके जवाब में जो कुछ कहा, उसमें भी इसका उल्लेख किया कि ये कुछ लोगों का आंदोलन है, कुछ प्रदेशों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन आप इसे कह रहे हैं, तो उसका आधार क्या है? नहीं, आधार तो देखिए ये है कि जो जो भागीदारी है और जो विभिन्न प्रदेशों से समाचार आए हैं, जिस तरह से 26 जनवरी को बंबई जैसे महानगर में भी किसानों ने आकर इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया, भोपाल में प्रदर्शन हुआ, बेंगलोर में प्रदर्शन हुआ, तो उन्हीं आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है। और क्योंकि मेरा कृषक वर्ग से संपर्क है लगभग पूरे भारत में, मैं महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, और खास तौर से उत्तर के जितने भी प्रदेश हैं उसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। तो इन प्रदेशों में भी किसान में ये बात फैली है, इसी आधार पर ये बात कही जा रही है। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, अब उन्होंने कभी वो कहते हैं इसमें आतंकवादी हैं, कभी कहते हैं विदेश से सहायता मिल रही है, कभी कहते हैं कि ये तो केवल पंजाब का है, केवल सिखों का है, या कुछ ऐसे तत्व हैं जो विदेश वाले इनको सहायता कर रहे हैं। वो इसको बदनाम करने की जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, किसान के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सतत उनकी संख्या और उनका भाव, संख्या भी बढ़ती जा रही है और भाव भी गहराता जा रहा है। जी मैं भी जानना चाहता हूँ सोमपाल जी की अब जो आंदोलन इस मुकाम पर है, इसके बाद एक सवाल तो मेरा यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे थे, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ या दूसरे तरीके से, उनका बड़ी बुरी तरह से दमन करने की कोशिश की है, हाईकोर्ट जी तक टिप्पणियां की हैं। तो जी ये उत्तर प्रदेश में किस तरह से इसको देखा जाएगा किसानों के बीच में, और इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? इतनी नाराजगी होगी कि वो
किसी को भी जिताने पर आमादा हो जाएंगे? ऐसा तो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जो सांप्रदायिक भावना, जो सांप्रदायिक खाई बनी है, वो एकदम इतनी आसानी से समाप्त होने वाले नहीं है, परंतु उसके लक्षण जरूर प्रकट होने शुरू हुए, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां से इसकी शुरुआत भी हुई थी। तो वोट तक कितना परिणत होगा, पर इतना तो निश्चित है कि पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान लोग गए थे, वो भी आज एक तरह से अंग्रेजी में कहें तो वो एक्सक्यूजेटरी मोड में हैं आजकल। कुछ थोड़े खिसियाए हैं, जिस तरह से जोर करके वो भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर बना था, तो उनकी टोन में कमी आई है। मैं गांवों में रोज बात करता रहता हूँ, आपसे बात करने के पहले भी 4 या 5 फोन सुबह से आए हैं मेरे पास। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, वो जनता में जाने से बचना शुरू हो गया, ये एक लक्षण प्रकट निश्चित हुआ है। तो फर्क तो पड़ेगा। और फर्क, एक बात और बताऊं आपको, कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 31% वोट लेकर सत्ताधीन हुई थी, सत्ता के ऊपर आरूढ़ हुई थी, और उसके बाद शायद 19 वाले में कुछ प्रतिशत बना था, बढ़ा था, जो 37 या 38 हुआ। तो ये आंकड़ा भी ये बताता है कि अगर 38 भी माने तो 62% तो फिर भी इनके विरुद्ध है। तो उसका क्योंकि बंटवारा हुआ था, अब किसान के मुद्दे के दबाव में वो बंटवारा जो है वो कितना बचेगा, कितना वो वोट कंसोलिडेट होगा, इसके ऊपर निर्भर करेगा। और लगता ऐसा है कि विपक्षी दलों को इसका लाभ लेने के लिए भी और किसानों के दबाव में मजबूर होकर भी कंसोलिडेट होने को बाध्य तो होना पड़ेगा। तो उसका चुनावी असर तो पड़ेगा निश्चित रूप से। मैं थोड़ा सा आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि केंद्र सरकार का जो रवैया है वो इतना अड़ियल क्यों है? क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि सारी चीजें हाथ से निकलती जा रही, वो जो जो भी कदम उठाते हैं उसका उल्टा असर देख रहा है। तो ऐसे में तो समझदारी, राजनीतिक समझदारी तो यही कहती है कि आप आगे बढ़ें, लचीलापन दिखाएं, और ये जो खड़ा हो गया है मुद्दा कि बिल वापस, कानून वापस लिए जाएं, फिलहाल ले लें और आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो ये क्या इस सरकार में अहंकार इतना है, इसने इसको अपनी नाक का सवाल बना लिया है कि अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर कोई इनको कानूनों को सही बताने और न बदलने की बात कर रहा है। ये जो आपने कहा ना कि अड़ियल रुख अपनाया है, अड़ियल रुख अपनाया नहीं, अड़ियल तो इनका शुरू से है ही। और जैसे वो पुरानी हम कहानियां सुनते हैं ना कि राजा अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ देता था और वो चलता रहता था, तो अभी तक इनके अश्वमेध के घोड़े की लगाम पकड़ी नहीं थी किसी ने, पहली बार किसान ने पकड़ी है। तो उस अड़ियल रुख में वो जो गर्दन पकड़ी गई और थोड़ा नाक इनकी नीची हुई, उसमें, उस छवि में इनकी डेंट हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपसे मतभेद रख रहा हूँ कि इन्होंने अड़ियल रुख अपनाया नहीं है, जी अड़ियल तो था। उस अड़ियल रुख में अब नरमी के लक्षण दिखाई देने लगे, दबाव में आई है सरकार। और हर एक सरकार की, हर एक पार्टी की, हर एक नेता की, और कुछ भी कहें तो किसी एक व्यक्ति की भी एक एक खास प्रकार की छवि हुआ करती थी। तो उस अड़ियल और हेकड़ी की छवि को तो आघात पहुंचा है, उसमें डेंट हुआ है निश्चित रूप से। तो मैं तो कह रहा हूं कि अब तो ये हेकड़ी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, टूटने के तो लक्षण स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं अभी। जी, लेकिन ये अगर हम ये माने कि ये मोदी शाह की हेकड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे नेता हैं, वो क्या महसूस नहीं कर रहे होंगे कि ये हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? वो अपने क्या बोलने की उनकी हिम्मत नहीं रह गई? इन दोनों के नेतृत्व के सामने सवाल करने की स्थिति नहीं है पार्टी के अंदर? इतना अलोकतांत्रिक माहौल हो गया है। मुकेश जी, कांग्रेस में तो जो प्रणाली थी, संसदीय और चर्चा की प्रणाली, और जो उसका संस्थागत स्वरूप था, उसमें मिक्स था। उसमें पंडित नेहरू के समय भी, इंदिरा जी के समय भी, राजीव गांधी के समय भी, वो डिक्टेटरशिप और डिस्कशन दोनों का मिक्स होता रहता। कभी कोई सा प्रभावी हो जाता था, कभी कोई सा प्रभावी हो जाता था। बट अल्टीमेटली जो अंग्रेजी में कहते हैं बक वुड स्टॉप एट द टॉप, तो नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय, राजीव के समय वो बक वहां जाकर रुकती थी।
नरसिंह राव जी के समय नेतृत्व उतना सशक्त नहीं था, उसके ऐतिहासिक कारण रहे हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, जी परंतु उसमें डिस्कशन और डिक्टेशन दोनों का समन्वय होता था। भारतीय जनता पार्टी को चाहे विरोधी फासिस्ट पार्टी कहते रहे पहले से दूसरे कारणों से, परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सदा से संस्थागत रहा। और आप आश्चर्य करेंगे कि जिस समय मैं तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और पहला उसका जो साक्षी हूं उसका, कि वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जोशी जी, और उसमें भी फिर भैरव सिंह जी शेखावत थे और दूसरे लोग थे, और जो अपने कुशाभाऊ ठाकरे जी थे और शांता कुमार जी थे, तो सबका, और जो हम लोग बाहर से आए थे बीजेपी में नए नए, जैसे सुषमा जी बाद में आई, यशवंत सिन्हा बाद में आए, कुमार मंगलम आए, मैं आया बाहर से, हम लोगों की भी बात सुनी जाती थी। और आप आश्चर्य करेंगे कि कई बार विभिन्न विषयों के ऊपर मंत्रिमंडल में चर्चा के समय में भी बड़ी कड़वी चर्चा होती थी। बहुत सारे विषय ऐसे होते थे जो प्रारंभ में हमको लगता था कि प्रधानमंत्री इस विषय में हमसे दूसरा मत रखते हैं, परंतु जब हम लोग समझाते थे उनको तो वो समझते थे, उसको स्वीकार करते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे जैसा व्यक्ति माइनॉरिटी में होते हुए भी उसके तर्क को स्वीकार किया गया मंत्रिमंडल के द्वारा और फिर उसको क्रियान्वित किया। कई कई ऐसी घटनाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप तो लगता था फासिस्ट होने का, पर थी वो पूरी तरह डेमोक्रेटिक, एटलीस्ट अपने जो अंदर उनकी थी बात। और अब आकर जब से ये वर्तमान सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसका जो संस्थागत स्वरूप है उसको पूरी तरह से परिवर्तित करके विद्रूप कर दिया। अब कोई चर्चा नहीं होती। मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं अंदर, मैं नाम लूंगा तो उन विचारों की हानि हो जाएगी। मंत्रियों की कोई पूछ नहीं है। और प्राय ये कहा जाता है, और इसमें सत्य है काफी हद तक, कि सारे निर्देश न केवल नीतिगत बल्कि क्रियान्विति के जो डिटेल हैं, विवरण है, कैसे किया जाना है, मॉडलिटीज, उनके निर्देश भी सब पीएमओ से आते हैं। तो आज पार्टी में जो आप कहते हैं नेता हैं, वो नेता नाम को हैं, नाम है, बड़े पदों पर बैठे हैं, पर वहां चलती किसी की कुछ नहीं है। और ये मैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद भी कह रहा हूं कि एवरीथिंग इन दिस सिस्टम इज बीइंग रन बाय द पीएमओ। तो जी प्रधानमंत्री कार्यालय से सब कुछ चल रहा है। तो वो जो संस्थागत स्वरूप था चर्चा का, डेलिब्रेशंस का, डिस्कशंस का, वो सब समाप्त हुआ है। सब एक तरफा काम चल रहा है। जी, ये वन मैन शो चल रहा है। मैं ये जानना जी। चाहता हूं कि अगर आपको इस सरकार को कुछ सुझाव देना हो, वो स्वीकार करेगी नहीं करेगी ये तो दूर की बात है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कुछ उसको बताना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों के संदर्भ में उनको अपनी हट छोड़कर, जिद छोड़कर, इसके ऊपर बहुत शांति से, ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। और किसानों के विषय में इनको एक बात महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं किसान वर्ग से भी, इन आंदोलनकारियों से भी सहमत नहीं हूं। केवल एक ही बात पर कलम तोड़ रहे हैं कि इन कानूनों को वापस किया जाए। परंतु मेरी मान्यता यह है कि किसान का जो हित है वो सुरक्षित रहना आवश्यक है, और उसके लिए चार चीजें बहुत आवश्यक हैं। मैं बिल्कुल एक दो तीन चार बता रहा हूं आपको। पहला जी तो ये कि प्रत्येक कृषि उत्पाद की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए, वैधानिक। एक, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाकर इंडिपेंडेंट बनाया जाए, और उसकी जो सदस्यता है, उसका जो गठन है, वो इस आधार पर किया जाए कि उसमें अर्थशास्त्री भी हों, कृषकों के प्रतिनिधि भी हों, व्यापार के प्रतिनिधि भी हों, उद्योग के प्रतिनिधि भी हों, प्रशासनिक अधिकारी भी हों, विधिवेत्ता भी हों। और उसको जो कॉस्ट कैलकुलेशन का फार्मूला, ये तीसरी बात है, वो फार्मूला वही अपनाया जाना चाहिए जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये भी एक विभाग है सरकार का उद्योग मंत्रालय में, जो फार्मूला वह इस्तेमाल करते हैं, वही फार्मूला कृषि के जिन्सों के उत्पादन की लागत के हिसाब के लिए भी किया जाना चाहिए। और चौथी बात, भारत में मंडी है 6 या 7 हजार। पूरे भारत में 15 से 20 गांवों के समूह में एक मंडी स्थापित हो तो करीब 42 या 45 हजार मंडी स्थलों की जरूरत पड़ेगी। उन मंडियों का जाल 3 से 5 वर्ष की योजना बनाकर फैलाया जाए।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उसमें आधा आधा योगदान करें उस निवेश में, और उसमें ये व्यवस्था हो कि अभी तक जो 23 जिन्सों के भाव तय किए जाते हैं केवल वो हैं जो स्टोरेबल हैं, जिनका भंडारण हो सकता है, अनाज है, दाल है, तिलहन है, कपास और गन्ना। जी तो उसमें जो पेरिशेबल कमोडिटीज है, सब्जी है, फल है, दूध है, मछली है, अंडा है, मुर्गी है, इनका भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत हिसाब करके बोली मंडी में वहां से खुले। तो ये सवाल कहा जाता है कि ये चीजें महंगी हो जाएंगी, तो पर आप जानते हैं कि उपभोक्ता को अभी भी मंडी से कई गुना भाव देना पड़ता है। जी तो अगर ये व्यवस्था कर दी जाए तो न केवल ये किसान के हित में होगी, बल्कि राष्ट्र की पूरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी होगी। और उसके बाद बहुत सारी अनिश्चितताएं, खास तौर से गरीब किसान को जो भुगतनी पड़ती हैं पेरिशेबल कमोडिटीज के मामले में, उनसे उनको निजात मिलेगी। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे हिसाब से जब मैं योजना आयोग में था, और ये आंकड़ा अभी तक बदला नहीं होगा, 46% मांग औद्योगिक उत्पादों की ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। और ग्रामीण क्षेत्रों की जो क्रय शक्ति है, जिसको इकोनॉमिक डिमांड का आधार माना जाता है, उसका जनक कृषि है, कृषि व्यवसाय। तो अगर कृषक के पास और ग्रामीण क्षेत्रों के पास पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति, इकोनॉमिक परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो आपके उद्योगों का और सेवाओं के क्षेत्र का विकास भी संभव नहीं है। क्योंकि 2008 से जब से अमेरिका में मंदी शुरू हुई थी और पूरा विश्व मंदी को अनुभव कर रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा कारक है मांग की कमी। और उस मांग को पूरा करने के लिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग और लोगों में पैसा फूंकना, उससे फिर मुद्रास्फीति होती है, उसके बजाय एक दीर्घकालीन स्थायी नीति यह होनी चाहिए कि कृषक वर्ग और ग्रामीण समुदाय के पास क्रय शक्ति हो, अपनी कमाई से उनकी चीज का उचित दाम मिले। तो एक तो ये जो उतार चढ़ाव होते हैं वे कम हो जाएंगे, क्रय शक्ति बढ़ेगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अंत में प्रोफेसर मुकेश एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत के विकास की जो कहानी है वो निवेश की कहानी नहीं है। अंग्रेजी में कहें, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्टोरी। इन्वेस्टमेंट तो यहाँ इतना पड़ा है कि प्रतीक्षा कर रहा है, और उस जी इन्वेस्टमेंट को प्रस्फुटित होने में, उसका उत्पादक स्वरूप लेने में सबसे बड़ी बाधा सरकारी तंत्र के जो अनावश्यक नियंत्रण है वो है, उसी से भ्रष्टाचार जन्मता है। तो अगर उनको ठीक कर दिया जाए और मांग बढ़ जाए, तो पूंजी की भारत में कमी नहीं है। मांग जब बढ़ जाएगी और वो भी उत्पादकता के आधार पर बढ़ेगी, तभी हमारी ग्रोथ भी बेहतर होगी और समावेशी होगी। ये मेरी मान्यता है। मैं एक छोटा सा सवाल अंत में और करना चाहता हूं, वो ये जी इस किसान आंदोलन से ये देखा जा रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी एक जागृति आ रही है किसानों में। जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि वहाँ वहाँ के किसान भी इस किसान आंदोलन को देख रहे हैं। इस पूरी फिनोमेना को जो दुनिया के स्तर पर हो रही है, उस पर एक आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, पहली बार किसी ने मेरे से पूछा है और मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था, पर मैं बता देता हूं आपको जी कि मैं लगभग 46 देशों में गया हूं और यूरोप के लगभग सारे देशों का दौरा किया। अमेरिका कई बार गया हूं, कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, और न्यूजीलैंड तो नहीं गया अकेले, मलेशिया भी। किसान वर्ग सब जगह दबाव में है। और अमेरिका में तो 450 या कितने बिलियन डॉलर के दिवालिया घोषित हो चुके हैं पिछले एक दशक में किसान। स्विट्जरलैंड जैसे देश में मैंने देखा है, और वहां जब मैं किसानों के फार्म्स के ऊपर गया तो उनको भी सबको ये रहता है कि हम इस व्यवसाय से निकलकर दूसरे व्यवसाय में चले जाएं। तो सब जगह दबाव में है किसान। और जब ये भारत के किसान ने ये बात उठाई है तो एक तरह से उनको भी एक प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है, उनके अंदर भी एक असमसाहट हुई है कि हम अपनी बात को उठाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी अर्थशास्त्री ने अभी तक नहीं उठाई और आप भी पूछेंगे तो शायद नहीं उठाएगा, कि WTO में जो नियमावली बनी थी उसके तहत भारत के ऊपर लगातार ये आरोप लगाया जाता था कि आप स्टेट ट्रेडिंग के माध्यम से जानबूझकर अपनी जिंसों के दाम कम रखते हैं और आप किसान को सब्सिडी ज्यादा देते हैं। उन चर्चाओं का मैं भाग भी रहा हूं। आप आश्चर्य करेंगे
कि WTO की नियमावली में 10% ऑफ एग्री जीडीपी यानी कुल सकल घरेलू कृषि उत्पाद का 10% डी मिनिमस लेवल तय किया गया था, यानी इससे ऊपर आप सब्सिडी नहीं दे सब्सिडी सकते। नहीं दे सकते। परंतु इतिहास के किसी भी बिंदु पर भारत में 6.7% से ऊपर सब्सिडी नहीं गई थी जी और वर्तमान में ये 3% के करीब है। तो अब क्योंकि सारे विश्व के किसान भारत के किसान की ओर देख रहे हैं, तो विश्व व्यापार प्रणाली की जो नियमावली है उसमें जो हमारे नेगोशिएटर्स जाते हैं उनके पास ये बहुत बढ़िया मुद्दा होना चाहिए और फिर उनकी एक समीक्षा होनी चाहिए जिसको ये तथाकथित उदारवादी और वैश्वीकरण के जो पक्षधर वकील अर्थशास्त्री हैं जिनकी समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, जी ये सब तो विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितपोषी लोग हैं, उनके वकील लोग हैं। तो ये एक बात बहुत छिपाते हैं कि विदेशों में किसान को कितनी सब्सिडी दी जाती है। आप देखिए जो 5 साल का फार्म बिल पीछे 2 साल पहले अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, $810 बिलियन की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। प्रत्येक किसान $62,000 मिलता है और मैंने स्विट्जरलैंड का देखा 2,993 यूरो यानी 3,000 यूरो प्रति हेक्टेयर, जो लगभग 2,45,000 रुपया बैठता है भारतीय मुद्रा में। उतना किसान को वो केवल किसानी में रखने के लिए, जस्ट टू रिटेन हिम इन फार्मिंग, उनको सब्सिडी देते हैं। तो मैं तो कहता हूं उसका 10% भी मिल जाए, पर वो तो एक भिन्न विषय है। सरकार को ये मौका मिला है कि हमारा जो वाणिज्य मंत्रालय है, विश्व व्यापार संगठन की जो निदेशालय है, उनके साथ ये बात करें कि हम तो इतनी सब्सिडी देते हैं, आप इतनी देते हैं, तो उसको ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स में डाल के और उसका जो जादूगरी की है। असली बात तो यह है कि जब यूरोप के किसान को 2.5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर मिल जाएगा तो उसका तो सारा उत्पादन मुकेश जी फ्री का है, वो किसी भी भाव बेच सकता है। तो ये जो तर्क दिया जाता है कि अगर हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिए, C2+50 कर दिया, तो हमारी जिंसों के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हो जाएंगे और हमें आयात करना पड़ेगा, उसको ये तर्क देना चाहिए कि इस सब्सिडी को एक स्तर के ऊपर लाकर उसकी एक सीमा घोषित की जाए। तब हमारे जो उत्पाद हैं, अगर हमें 10% भी मिल जाए उनका, तो हमारे उत्पाद आज भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्पर्धा में उनसे आगे हो जाएंगे, हम सस्ता बेच सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोमपाल जी, आपसे बातचीत करके मुझे लगता है जो लोग भी इस बातचीत को पूरे देख लेंगे उन्हें एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, कृषि का भी, किसान राजनीति का भी, और किसान राजनीति के पैरेलल जो दूसरी राजनीति हो रही है उसको भी वो अच्छे से समझ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोमपाल जी, आपने हमसे बातचीत की और दिल खोलकर बातचीत की। धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।